काजल बहुत काली थी, जिस वजह से कहीं भी उसका रिश्ता नहीं लग पा रहा था। काजल को इस बात का जरा भी दुख नहीं था कि वो काली है। ऐसे ही इस बार फिर से काजल का रिश्ता टूट जाता है तो उसकी माँ शोभा बेहद दुखी हो जाती है, जिसके बाद काजल अपनी माँ से कहती है, माँ तुम दुखी क्यों होती हो? तुम्हारी बेटी ना बहुत काबिल है। अगर मेरी शादी नहीं भी होती है ना, तब भी मैं तुम्हारा ख्याल रख लूंगी। पता नहीं भगवान ने कौन से काले स्याही से तेरी किस्मत लिखी है। एक तो तेरा रंग काला, ऊपर से तुझसे कोई शादी भी नहीं करना चाहता। काजल बेटा, मुझे अपनी नहीं तेरी चिंता होती है। तू इतनी बड़ी जिंदगी अकेले कैसे काटेगी? दोनों माँ बेटी आपस में बात कर ही रही होती हैं कि तभी शोभा की सहेली कोमल उसके घर आती है और शोभा की सारी बातें सुन लेती है। शोभा, मैं ये क्या सुन रही हूँ? काजल बिटिया की शादी नहीं हो रही, वो भी इसीलिए क्योंकि वो काली है। अरे कोमल, तू यहाँ तू कब आई? और आने से पहले तूने मुझे बताया भी नहीं। अच्छा हुआ जो मैंने तुझे कुछ नहीं बताया और अचानक से चली आई। अगर मैं तुझे बता कर आती तो तू मुझसे कभी अपने दुख शेयर नहीं करती। मैंने सब सुन लिया है, बात को घुमा मत तू। कोमल, क्या बताऊं, मेरी तो चिंता बढ़ती ही जा रही है। अब तू ही कुछ कर मेरी बेटी के लिए। कोई अच्छा लड़का देखना। मैं कहीं और क्यों देखूं जब अपनी काजल बिटिया का रिश्ता मेरे खुद के बेटे रवि से हो सकता है। तो मैं अपने रवि बेटे से तेरी बेटी की शादी करवाऊंगी। मुझे अपने घर के लिए बिल्कुल संस्कारी बहू चाहिए, न कि गोरी वोरी। मैं काजल को बचपन से जानती हूँ कि काजल कितनी संस्कारी है। क्या कोमल, तू नहीं जानती मुझ गरीब से रिश्ता जोड़कर तूने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। पर क्या मेरी काली बेटी को तेरा बेटा अपनाएगा? ऐसे कैसे नहीं अपनाएगा? माँ हूँ मैं उसकी। अब कोमल जबरदस्ती रवि की शादी काजल से करवा देती है, बिना रवि की इजाजत लिए। रवि अपनी शादी से जरा भी खुश नहीं था, पर वो कर भी क्या सकता था। ऐसे ही एक दिन रवि अपने कमरे में तैयार हो रहा होता है, तभी काजल उसके सामने आ जाती है। काजल का काला रंग देखकर रवि को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे कहता है, तुम यहाँ अचानक? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। कितनी बार बोला है तुम्हें कि तुम काली हो, अचानक से मेरे सामने मत आया करो। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन मुझे हार्ट अटैक आ जाए। मैं तो आपका लंच देने आई थी ताकि आप कल की तरह भूले ना। काजल रवि को लंच देकर वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर रवि हर समय काजल से उखड़ा उखड़ा रहता है। ऐसे ही एक दिन, रवि, रात के 1 बज रहे हैं, आप अभी तक काम कर रहे हैं। सो जाइए ना, सुबह ऑफिस भी जाना है आपको। तुम मुझे मत समझाओ मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मेरे पास बहुत सारा काम है और जब तक मेरा काम नहीं हो जाता मैं नहीं सोने वाला। तुम्हें सोना है तो सो जाओ। रवि जी, कोई बात है क्या? क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? क्यों पूछ रही हो? क्योंकि आप ना मुझसे उखड़े उखड़े रहते हैं, मुझसे बात नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है कि या तो मैं आपको पसंद नहीं हूँ या फिर कोई ऐसी बात है जो आप मुझे बता नहीं रहे। तो मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप मुझे बताइए ना, आखिर बात क्या है? सो जाओ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। रवि के कहने पर काजल चुपचाप सो जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कोमल अपनी बहू के हाथ में सारे पैसे देते हुए उसे कहती है, काजल बहू, अब तू इस घर की बहू है, सारी जिम्मेदारी तेरी है। अब तुझे ही पूरा घर संभालना है, इसीलिए ये सारे पैसे तू तिजोरी में रख दे और इनमें से कुछ पैसे लेकर सब्जी लेने के लिए बाजार चली जा। क्या इतने सारे पैसे तिजोरी में मैं रखूं और अकेली बाजार जाऊं मैं? नहीं नहीं माँ जी, मुझसे नहीं होगा। आप ना इन पैसों को खुद ही रखो और मेरे साथ मार्केट चलो। मैं अकेले खरीदारी नहीं कर सकती। बहू, डरती क्यों है? हमेशा तो मैं ही तेरे साथ बाजार जाती हूँ ना। आज तू अकेली जा, डर मत। अपनी सास के कहने पर आज काजल अकेली बाजार जाती है। काजल सब्जी लेकर घर आने लगती है कि तभी इसकी नजर एक रेस्टोरेंट पर पड़ती है, जहां रेस्टोरेंट के बाहर वह अपने पति को किसी गैर लड़की के साथ बैठकर बातें करते हुए देखती है। रवि ने उस लड़की का हाथ पकड़ा हुआ था। ये देखकर काजल को बहुत अजीब लगता है, इसलिए वो अपने पति पर नजर रखती है और उन दोनों की छुपकर बातें सुनती है।
मुझे माफ करना सपना, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। मैं अपनी उस काली बीवी के साथ नहीं रहना चाहता, पर मैं उसे छोड़ भी नहीं सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो माँ मुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर देगी। लेकिन रवि, ये सब कब तक चलता रहेगा? तुम अपने साथ साथ ना मुझे और अपनी पत्नी को भी धोखा दे रहे हो। मेरी तो जिंदगी धोखा बन चुकी है। समझ नहीं आ रहा कैसे तुम्हें घर वालों से मिलवाऊं और कैसे काजल को पूरा सच बताऊं। काजल बहुत अच्छी लड़की है, भले ही काली है। मुझे काजल जरा भी नहीं पसंद, पर मुझे उसके लिए दुख होता है कि मैं उसे धोखा दे रहा हूँ और वो बेवकूफ लड़की तो आंख बंद करके मुझ पर विश्वास करती है। अब तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो तुम अपनी उस काली बीबी को अपना लो, या फिर घर में सब कुछ सच सच बता दो। इतना बोलकर सपना वहां से चली जाती है और जब काजल को पता चलता है कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है और उसके साथ नहीं रहना चाहता, तो काजल भी पूरी तरह से टूट जाती है और रोती हुई घर जाती है। रात को जब रवि घर आता है तो काजल रवि से सवाल करती है। रवि, सच सच बताना, क्या मैं काली हूँ इसलिए आप मुझे पसंद नहीं करते? काजल, ये सब क्या ड्रामा है? आज फिर तुम्हारा वही ड्रामा शुरू हो गया। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है ना, मुझसे इस तरह की बातें मत पूछा करो। आज मैं पूछूंगी, क्योंकि मैं जिस इंसान से इतना ज्यादा प्यार करती थी ना, वही इंसान मुझे धोखा दे रहा है। और वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो मुझे इसलिए नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि उसे डर है कि उसकी माँ उसे उसकी प्रॉपर्टी से अलग कर देगी। तुम्हें कैसे पता ये सब? अब काजल रवि को सारी बात बताती है। उसके बाद रवि भी उसे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है, जिसके बाद काजल एक बड़ा फैसला लेती है और रवि से कहती है, मैं आपके और सपना के बीच में नहीं आना चाहती और मैंने फैसला कर लिया है कि मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी ताकि आप सपना के साथ हमेशा खुश रहो। और माँ जी ना आपको प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं करेंगी, मैं उनसे बात कर लूंगी। काजल, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था, पर मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। आप मुझसे माफी मत मांगो, क्योंकि गलती आपकी नहीं है, गलती मेरी है कि मैं आप दोनों के बीच आ रही थी। अब काजल सारा इल्जाम अपने ऊपर लेकर रवि को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए उसे बहुत दूर चली जाती है। काजल के जाने के बाद रवि को एहसास होता है कि उसने काजल को धोखा देकर कितनी बड़ी गलती की है, क्योंकि काजल के साथ रहकर कहीं ना कहीं रवि सपना को भूल चुका था और काजल को पसंद करने लगा था। पर जब तक रवि को इस बात का एहसास होता, तब तक काजल उसे छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी थी। राजीव पेशे से एक डॉक्टर था। राजीव अपने घर में अपनी माँ तारा और बीवी पूजा के साथ रहा करता था। ऐसे ही एक दिन राजीव को हॉस्पिटल जाने में देरी हो रही थी। तभी पूजा राजीव से कहती है, राजीव जी, कहीं हॉस्पिटल में आपका किसी से चक्कर तो नहीं चल रहा? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो पूजा? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? और वैसे भी मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं हॉस्पिटल में किसी के साथ टाइम स्पेंड कर सकूं। वो तो मैं जानती हूँ राजीव जी, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, पर वो क्या है ना कि कुछ दिनों से आपकी शर्ट पर लिपस्टिक के निशान बहुत मिल रहे हैं मुझे। अरे क्या पूजा, तुम भी ना इतनी छोटी सी बात को लेकर मुझ पर शक कर रही हो? भूल गई क्या, तुम्हारा पति एक डॉक्टर है। पूरे दिन न जाने कितने पेशेंट आते हैं, कई पेशेंट बेहोश होकर मुझ पर गिर जाते हैं, शायद तभी ये लिपस्टिक के निशान लग जाते होंगे। पूजा राजीव से बहुत प्यार करती थी और उस पर आंख बंद करके भरोसा करती थी। वो राजीव के हर झूठ को सच मानती थी। अब राजीव हॉस्पिटल चला जाता है, जहां रूबी नाम की एक नर्स वार्ड नंबर 21 में एक पेशेंट को देख रही होती है। नर्स, अगर तुम्हारी यहाँ की ड्यूटी खत्म हो गई हो तो क्या तुम अब अपनी दूसरी ड्यूटी करने के लिए तैयार हो? जी डॉक्टर, बस 5 मिनट। इस तरह से राजीव अपने कैबिन में जाकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद रूबी अपने पेशेंट को देखकर राजीव के पास जाती है, जहां राजीव रूबी के कैबिन में आते ही उसके गले लग जाता है और उससे कहता है, तुम जानती हो ना कि मेरी सिर्फ 6 घंटे की शिफ्ट है, पर मैं तुम्हारे लिए 2 घंटे पहले आ जाता हूँ। इस 6 घंटे की शिफ्ट को मैं 8 घंटे तक रखता हूँ, पर फिर भी तुम अपने पेशेंट में लगी रहती हो। तुम्हारा मुझ पर तो जरा भी ध्यान नहीं है। डॉक्टर साहब, अगर आप मुझसे इतना ही प्यार करते हैं और सच में चाहते हैं कि मैं हर समय आपके पास रहूं, आप अपने घर में अपनी माँ से बात क्यों नहीं कर लेते हमारे रिश्ते के बारे में? रूबी, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी माँ बीमार रहती है। अगर मैंने उनसे ये कहा कि मैं लव मैरिज करना चाहता हूँ तो कहीं उन्हें कोई सदमा ना लग जाए, बस इसलिए मैं तुमसे थोड़ा समय मांगता रहता हूँ। पर राजीव जी, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। पता नहीं इस लड़की के दिमाग में शादी की बात किसने भर दी। अब इस बेवकूफ नर्स को कैसे बताऊं कि मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ। मैं तो बस इसके साथ टाइम पास कर रहा हूँ। राजीव, तुम क्या सोचने लगे?
कुछ नहीं रूबी, बस मुझे थोड़ा सा समय और दे दो ताकि मैं माँ को हमारे रिश्ते के बारे में बता सकूं और उन्हें मना भी सकूं। रूबी नहीं जानती थी कि राजीव अपनी बीवी के साथ उसे भी धोखा दे रहा है। रूबी को कुछ जरा भी अंदाजा नहीं था कि राजीव शादीशुदा है। बेचारी रूबी का सपना था कि वो एक बहुत बड़े डॉक्टर के साथ काम करे और राजीव एक बहुत बड़ा डॉक्टर था और रूबी इस बात से खुश थी कि इस हॉस्पिटल का सबसे सीनियर डॉक्टर उससे प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। अब समय यूं ही बीतता जाता है और राजीव इसी तरह से रूबी का इस्तेमाल करता है। एक दिन राजीव लंच ले जाना भूल जाता है। तभी पूजा अपनी सास से कहती है, माँ जी देखिए ना, राजीव जी अपना लंच भूल गए। आप तो जानते ही हैं कि वो बाहर का खाना खाते हैं, उनकी तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए आप यही रहिए, मैं भी राजीव जी का लंच हॉस्पिटल में देकर आती हूँ। अरे बहू, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं बाहर जा रही थी, रास्ते में राजीव का हॉस्पिटल पड़ता है, तो जाते जाते मैं उसे लंच दे दूंगी। तू आराम से घर में बैठ। और तू ये मत भूला कर कि तू अभी गर्भवती है और ऐसे में तुझे अपना और बच्चे का खूब अच्छे से ध्यान रखना है। पर माँ जी अभी तो मेरा तीसरा ही महीना चल रहा है। डॉक्टर की बीवी है, लेकिन इतना भी नहीं पता तुझे कि शुरुआती के कुछ ही महीनों में अपना कितना ख्याल रखना पड़ता है। और अभी तू अपनी सास से बहस मत कर, चुपचाप जाकर अपने कमरे में बैठ जा। राजीव को लंच मैं दे आऊंगी। इतना बोलकर तारा राजीव का लंच लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। तारा राजीव के कैबिन में पहुंचने ही वाली होती है कि तभी राजीव अपनी माँ को हॉस्पिटल में देख लेता है और रूबी से बोलता है, रूबी तुम जल्दी से मेरे कैबिनेट से बाहर जाओ, मेरी माँ आ रही है। अगर उन्होंने हमें साथ में देख लिया तो यहाँ भूकंप आ जाएगा। राजीव तुम इतना क्यों डर रहे हो? मैं भी इस हॉस्पिटल की नर्स हूँ। अगर तुम्हारी माँ ने हम दोनों को एक साथ देख भी लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ रूबी तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पर प्लीज तुम कुछ देर के लिए मेरे कैबिन से चली जाओ। जैसे ही मेरी माँ चली जाएगी तुम वापस आ जाना। अगर माँ ने मुझे रूबी के साथ देख लिया तो माँ को शक हो जाएगा। इस तरह से राजीव रूबी को बार बार वहाँ से जाने के लिए कहता है। राजीव के बोलने पर रूबी उदास होकर वहाँ से चली जाती है, पर तारा रूबी को राजीव के कैबिन से जाते हुए देख लेती है और राजीव से कहती है, राजीव बेटा, लंच के समय में ये नर्स तेरे कैबिन में क्या कर रही है? वो माँ दरअसल उसके घर में कुछ इमरजेंसी हो गई, इसलिए वो लंच के समय पर यहाँ मुझसे छुट्टी मांगने के लिए आई थी। पर आप यहाँ अचानक? अब क्या करूं, तुझे तो अपनी सेहत का ख्याल है नहीं, लेकिन मैं तो हूँ तेरी माँ, इसीलिए मैं खुद तेरा लंच लेकर हॉस्पिटल आ गई। और अच्छा अब मैं चलती हूँ, घर पर बहू अकेली है। इतना बोलकर तारा हॉस्पिटल से जाने लगती है, पर रूबी तारा को इम्प्रेस करने के लिए तारा के पास जाती है और उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। अरे बेटा, तुम मेरे पैर क्यों छू रही हो? माँ जी बस आपको देखकर मेरा दिल किया कि आपका आशीर्वाद ले लूं। वैसे भी मुझे आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। आखिर मुझे आपका आशीर्वाद मिलेगा तभी तो मैं अपनी नई दुनिया बसा पाऊंगी। बेटा तुम तो बहुत प्यारी हो, और अगर सच में ऐसी बात है तो भगवान करे कि तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ मिले। अरे बेटा, तुम्हारे घर पे तो इमरजेंसी आ गई थी ना, फिर तुम अभी तक यहाँ हो, घर क्यों नहीं गई? हाँ माँ जी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी दरअसल, पर अब सब कुछ ठीक है, बस इसीलिए मैं घर नहीं गई। वैसे माँ जी आप अभी अभी आई हैं और अभी घर जा रही हैं, ऐसा क्यों? हाँ बेटा, घर पर बहू अकेली है और वो अभी पेट से है। ऐसे में बहू को अकेला घर पर नहीं छोड़ सकती, बस इसीलिए मैं राजीव का लंच लेकर यहाँ आ गई। अब जैसे ही रूबी को पता चलता है कि राजीव शादीशुदा है और उसने उससे झूठ कहा, रूबी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो रोती हुई राजीव के पास जाती है। राजीव, मुझे सब समझ आ गया कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते थे। तुम पिछले 3 साल से मुझे बेवकूफ बना रहे हो। तुम पहले से ही शादीशुदा हो और अब एक बच्चे के बाप बनने वाले हो। आखिर तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? जब तुम्हारी शादी पहले से ही हो रखी है तो तुमने अपना चक्कर मुझसे क्यों चलाया? अब जब तुझे सब पता चली गया तो मैं तुझे बता ही देता हूँ। हाँ, मैं हूँ शादीशुदा और मैं तुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करता। मैंने तुझसे सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए चक्कर चलाया। बोल क्या कर लेगी? राजीव का असली रूप देखकर रूबी को बहुत दुख होता है और वो ठान लेती है कि वो राजीव का असली चेहरा सबके सामने लाकर रहेगी और इसलिए रूबी राजीव के घर जाकर उसकी माँ और बीवी को सारी सच्चाई बता देती है। रात को जब राजीव घर आता है और वो घर पर रूबी को देखता है
तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और पूजा राजीव को एक थप्पड़ लगाकर उससे कहती है, आपको शर्म नहीं आई एक नर्स के साथ चक्कर चलाते हुए? अरे आपने सिर्फ रूबी को ही नहीं, मुझे भी धोखा दिया है और हमारे बच्चे को भी। और मैं एक ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती जो अपनी नर्स को अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल करे। सारी सच्चाई जानने के बाद रूबी भी राजीव को छोड़कर उसकी जिंदगी और उस हॉस्पिटल से हमेशा के लिए चली जाती है। तो वहीं दूसरी ओर पूजा भी उसे डाइवोर्स ले लेती है, जिसके बाद राजीव को उसके किए की सजा मिल जाती है। चूचू चिड़िया की कहानी। कहते हैं हर आदमी शादी के बाद जोरू का गुलाम बन जाता है, लेकिन कालू कौवा जो कि अपनी माँ सुंदरी कौवी के साथ रहा करता था, कालू कौवा अपनी माँ से हमेशा कहा करता था कि वो अपनी पत्नी के हाथों की कठपुतली नहीं बनेगा। लेकिन जब कुछ दिनों बाद चिंकी नाम की चिड़िया का कालू के लिए रिश्ता आता है, तो वो अपनी माँ सुंदरी कौवी के साथ चिंकी चिड़िया को देखने के लिए उसके घर जाता है, जहाँ चिंकी चिड़िया अपनी माँ बबली कबूतरी के सामने खड़ी होती है। सुंदरी कौवी चिंकी चिड़िया से पूछती है, और बेटी घर का काम वगैरह कर लेती हो? वो क्या है ना आंटी जी, मेरी माँ ने मुझे किसी बहू बनने के गुण सिखाए हैं, नौकरानी बनने के नहीं। चिंकी चिड़िया की ये बात सुनकर कालू कौवा बोलता है, वाह क्या सोच है आपकी। सही बात है ना माँ, एक लड़की शादी करके अपने ससुराल नौकरानी बनने के लिए थोड़ी आती है। अपने बेटे की बात सुनकर सुंदरी मन ही मन सोचने लगती है, ये देखो जो कल तक जोरू का गुलाम ना बनने की बातें किया करता था, वो तो बस जोरू को देखते ही उसका गुलाम बन गया। अगर इस लड़की को मैंने अपने घर की बहू बना लिया तो ये लड़की मेरे बेटे को जीवन भर उंगलियों पर नचाएगी और ये बंदर बनकर नाचेगा भी, इसीलिए इस रिश्ते के लिए मना कर देती हूँ। सुंदरी कौवी ऐसा सोच ही रही होती है, तभी बबली कबूतरी कहती है, समधन जी बताइए आपको मेरी बेटी कैसी लगी? वैसे तो मेरी बेटी में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने मन की बता दीजिए। सुंदरी कौवे के बोलने से पहले ही कालू कौवा इस रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। हे भगवान, ये लड़का भी ना, इसने अच्छी मुसीबत कर दी। अब मुझे न चाहते हुए भी इस लड़की को अपने घर की बहू बनाना पड़ेगा। इतना सोचते हुए सुंदरी चिंकी चिड़िया को शगुन के पैसे देकर रिश्ता पक्का करके चली जाती है। कुछ दिनों बाद सुंदरी कौवी अपने घर में अपनी पड़ोसन टुनटुनी चिड़िया के साथ बैठकर शादी के कामों की लिस्ट बनवाकर कहती है, और तभी कालू कौवा वहां आकर कहता है, माँ मैं अपने कमरे का पेंट बदलवा रहा हूँ, तो इसलिए कुछ टाइम के लिए अपने कमरे का सामान आपके कमरे में शिफ्ट कर रहा हूँ। अरे पर पेंट चेंज क्यों करवा रहा है बेटा? अभी कुछ टाइम पहले ही तो पेंट करवाया था, वो भी तो तेरी पसंद का ही हुआ था। वो माँ चिंकी जी को ये कलर पसंद नहीं आ रहा, इसलिए उनकी पसंद का पेंट करवा रहा हूँ। देख रही हो टुनटुनी बहन, यही लड़का मुझको कहता था कि मैं शादी के बाद जोरू का गुलाम नहीं बनूंगा, लेकिन वो लड़की इसको अपने घर में बैठी बैठी अपनी उंगलियों पर नचा रही है। जरा सोचो यहाँ आने के बाद ना जाने वो क्या करेगी। अरे क्या सुंदरी, तू भी ना इतना ज्यादा सोच रही है? अब नई बहू घर में आ रही है तो कुछ उसकी पसंद का भी तो होना चाहिए। जा कालू बेटा करवा ले तू काम। सुंदरी कौवी अपने बेटे के लिए खुश तो थी, लेकिन उसको बस यही चिंता रहती थी कि उसकी आने वाली बहू उसको अपने पीछे इतना ना घुमा दे कि कालू को अपनी माँ का भी होश ना रहे। सारी तैयारियों के बाद एक हफ्ते बाद शादी का दिन आ जाता है। सुंदरी बहुत ही धूमधाम से अपने बेटे की शादी करती है और अपने घर में बहू लाती है। दरवाजे पर खड़ी चिंकी और कालू की जब सुंदरी आरती उतारती है तो चिंकी धीरे से कालू से कहती है, कालू जी मम्मी जी को कहिए ना जल्दी से आरती उतार ले, मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है। ठीक है अभी बोलता हूँ। माँ आप जल्दी से रस्में पूरी कर लीजिए, मुझे और चिंकी को बहुत ज्यादा थकान हो गई है, हमें रेस्ट करना है। कालू कौवे की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया कहती है, कालू बेटा रस्म रिवाजों में थोड़ा समय तो लगता है, अगर तुमसे बड़े किसी चीज में टाइम ले रहे हैं तो ये सब तुम्हारे भले के लिए है बेटा। कोई बात नहीं टुनटुनी बहन, वैसे भी शादी की थकान बहुत हो जाती है, दोनों थक गए होंगे। चलो अब जल्दी से जल्दी घर के अंदर आ जाओ और अपने कमरे में जाकर रेस्ट कर लो। घर के अंदर प्रवेश करते ही चिंकी चिड़िया और कालू कौवे को अपने बड़ों के पैर भी नहीं छूते और अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। नई बहू के तेवर देख टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवे से कहती है, सुंदरी आज लग रहा है तू बिल्कुल सही कह रही थी, तेरी नई बहू ने तो तेरे बेटे को अभी से ही अपने फेवर में कर लिया है। कितनी अजीब बात है ना, जिस बेटे को माँ बचपन से अपने कलेजे से लगा कर पालती पोसती है, उस लड़के को कल की आई लड़की अपने पल्लू से एकदम ही बांध लेती है कि उसे अपने आगे खून के रिश्ते भी नहीं दिखते।
कोई बात नहीं टुनटुनी, चिंकी बहू भी तो अपना घर छोड़कर मेरे बेटे के लिए यहाँ पर आई है। मुझे पूरा विश्वास है मेरा बेटा चाहे अपनी बीवी की कितनी सुन ले, लेकिन आप अपनी माँ को कभी तकलीफ नहीं पहुंचने देगा। सुंदरी कौवे को इतना विश्वास था कि कालू कौवे चाहे अपनी बीवी की लाख माने, लेकिन अपनी माँ को कभी तकलीफ नहीं पहुंचने देगा। अगली सुबह जब चिंकी चिड़िया को पता था कि उसकी पहली रसोई है, इसीलिए वो अपने सोए हुए पति कालू कौवे को जगा कर कहती है, कालू जी, आज मेरी पहली रसोई है और मुझे पता है माँ जी जरूर मुझे उठाने आएंगी, तो आप पहले उन्हें कहते ना कि मैं थकी हुई हूँ और मैं अपनी पहली रसोई कल करूंगी। ठीक है चिंकी जी, आप आराम कीजिए, मैं माँ को समझा दूंगा। कालू कौवा चिंकी चिड़िया के कहे अनुसार चलता है और सुंदरी कौवी जब चिंकी चिड़िया को उठाने के लिए आती है तो कालू कौवा सुंदरी को चिंकी की पहली रसोई कल करवाने के लिए कहता है। सुंदरी कौवी मजबूरी समझते हुए मान जाती है, लेकिन ऐसे ही पूरा एक हफ्ता गुजर जाता है। चिंकी चिड़िया खुद न बोलकर कालू कौवे के सहारे हर काम से बची रहती है, और जब कालू कौवा शादी के एक हफ्ते बाद पहली बार काम पर जाता है तो सुंदरी कौवी कालू कौवे के पीछे चिंकी चिड़िया से कहती है, बहू अगर अब तुम्हारा आराम अच्छे से हो गया तो तुम अपनी पहली रसोई कर लो। नाश्ता करवाकर मैंने कालू को काम पर भेज दिया है, तो अब तुम दोपहर के लिए कुछ मीठा बना लेना। माँ जी, मैंने तो पहले ही आपसे कहा था मैं इस घर में आपकी बहू बनकर आई हूँ, कोई नौकरानी नहीं। पर पता नहीं फिर भी आप मेरे पीछे क्यों पड़ी हैं कि मैं अपनी पहली रसोई की रस्म वस्म पूरी करूँ? क्योंकि बहू ये नौकरानी का काम नहीं, घर की बहू के काम होते हैं। और बहू तुझे कुछ कहना होता है तो तू सीधा आकर मुझसे बात किया करना। मैं तुझको कोई काम बताती हूँ तो मुझे कालू से जवाब दिलवाती है। ये सब करके तू क्या जताना चाहती है मुझे कि तू अपने पति को उंगलियों पर नचाने वाली बहू है? ये सही है, बहू को घर में आए हुए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ कि उस पर आपने इल्जाम लगाने शुरू कर दिए माँ जी कि आपकी बहू आपके बेटे को अपनी उंगलियों पर नचा रही। वाह वाह वाह, अरे आपका बेटा कोई दूध पीता बच्चा थोड़ी है कि मैं उसे अपने इशारों पर नचाऊंगी और वो नाचेगा। हाँ, इतना बोलकर चिंकी चिड़िया अपने कमरे में चली जाती है और अपने पति को सारी बातें कॉल पर मिर्च मसाला लगाकर बताती है। शाम को जब कालू कौवा ऑफिस से घर आता है तो सुंदरी उससे कहती है, आ गया मेरा बेटा, तू बैठ, मैं तेरे लिए अभी पानी लाती हूँ। नहीं माँ, मुझे पानी नहीं पीना। चिंकी जी, आप कहाँ हैं? जल्दी यहाँ पर आइए। कालू कौवे की आवाज सुनकर चिंकी चिड़िया जल्दी से बाहर आती है। तभी कालू अपनी माँ से कहता है, माँ मैं और चिंकी डिनर पर जा रहे हैं, अगर हम लेट हो जाएंगे तो आप खाना खाकर सो जाना। आज चिंकी जी का थोड़ा मूड ऑफ था, आप दोनों के दिन में कुछ बहस हुई होगी, इसलिए मैंने सोचा कि इसे थोड़ा घुमा लाऊं। ये अपना घर छोड़कर मेरे लिए जो आई है। सही बोला बेटा, जा ले जा। कालू कौवा चिंकी चिड़िया को पहले डिनर पर ले जाने के लिए रेडी कर लेता और अपनी माँ को झूठे मुंह भी नहीं पूछता कि आपको हमारे साथ चलना है या नहीं। अपने लाडले बेटे का व्यवहार इतना बदला हुआ देखकर सुंदरी की आत्मा बहुत दुखती है और वो अपनी सहेली टुनटुनी चिड़िया को कॉल करके बोलती है, टुनटुनी आज होने वाले सत्संग में चलेगी? मेरा मन नहीं लग रहा इस घर में। मेरी बहू ने मुझसे मेरा इकलौता बेटा छीन लिया, अब वो ऐसे उसको इशारों पर नचाती है जैसे उसकी बीवी के अलावा इस घर में कोई और है ही नहीं। तू रो मत सुंदरी, मैं हूं ना तेरी सहेली, तू जल्दी से तैयार होके आजा, हम दोनों सत्संग में चलते हैं। दोनों सहेलियां जब देर रात सत्संग से लौटती है तो सुंदरी कौवी देखती है कि उसका घर का दरवाजा खुला है। अपने घर का दरवाजा खुला देख सुंदरी घबरा जाती है। टुनटुनी, मेरे घर का दरवाजा खुला है, कहीं मेरे घर में कोई चोर तो नहीं घुस गया? इतना बोलकर सुंदरी अपने घर जाती है तो देखती है कालू कौवा और चिंकी चिड़िया ने पूरे घर को डेकोरेट कर रखा है और दोनों सुंदरी को देखकर जोर जोर से कहने लगते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर मॉम। अरे तुम दोनों यहाँ पर अचानक से कैसे? तुम दोनों तो डिनर पर गए थे ना? नहीं माँ, ये सब तो बस एक ड्रामा था चिंकी जी के कहने पर। आपने ये कैसे सोच लिया कि आपका बेटा शादी के बाद अपनी माँ को भूल जाएगा? माना मैंने शादी के बाद आपको थोड़ा ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको भूल गया। हाँ मम्मी जी, और मुझे भी माफ कर देना, ये सब मैंने इसीलिए किया क्योंकि शादी से पहले जब कालू जी अपने रूम का पेंट बदलने वाली बात कर रहे थे, आपने मेरे लिए ऐसा कहा कि मैं शादी से पहले आपकी बेटी को अपनी उंगलियों पर नचवा रही हूँ, तो बाद में क्या होगा? मैं उस समय कॉल पर ही थी और मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी, इसीलिए मैंने आपको ये एहसास दिलाना चाहती थी कि अगर मैंने कालू जी को अपनी उंगलियों पर नचाया तो आपके लिए घर ऐसा हो जाएगा। अच्छा, तो तूने मुझे ये सब कुछ परेशान करने के लिए किया था, लेकिन तूने अपनी पहली रसोई के लिए अभी तक हाँ क्यों नहीं की? ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि मम्मी जी अपनी पहली रसोई के लिए बर्थडे केक बनाना चाहती थी मैं। माफ कीजिए मम्मी जी, मैंने आपको परेशान किया, आपको रुलाया, क्योंकि अगर मैं इस घर में आई हूँ तो आपको अपनी दुश्मन नहीं दोस्त बनाऊंगी, क्योंकि कालू जी से पहले आप रहोगी मेरे साथ। मैं आपको अपनी सास नहीं माँ मानती हूँ मम्मी जी, बस आप
ऐसी सोच अपने दिमाग में कभी मत लाइएगा आप। मुझे माफ कर देना कालू बेटा, चिंकी बेटा, मैं अपनी जगह पर गलत थी। पता नहीं मैं भी क्या क्या सोच बैठी। उसके बाद सभी मिलकर बहुत ही धूमधाम से सुंदरी कौवी का बर्थडे मनाते हैं और सभी हंसी खुशी रहते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, क्या आपको पता है चिंकी चिड़िया ने अपनी पहली रसोई में क्या बनाया था? दोस्तों, अगर आपको पता है तो आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और रोजाना ऐसी ही कहानियां देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।